जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग जो है मिशन 90% के सीरीज़ में है। जी हाँ दोस्तों, आपको सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स हम लोग लगातार रोज़ जो है पढ़ाई कर रहे हैं। आप इस सीरीज़ के साथ जरूर जुड़िए क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेली लाइव सेशन में आप लोग के डाउट भी क्लियर करूँगा मैं दोस्तों। तो जो है वीडियो को लास्ट तक देखना। हम लोग आज जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। चलो वीडियो को हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, सबसे पहले हम लोग जो है हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस, हम लोग इससे पहले जो चैप्टर पढ़े उसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़े कि 1950 से 1990 तक क्या हुआ। 1990 के बाद जो है 1991 आ गया दोस्तों। वहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, 1991 में इंडिया जो है मेट विथ एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल डेब्ट्स। बहुत ज़्यादा हम लोग कर्ज में आ चुके थे। हमारा देश जो है इतना ज़्यादा कर्ज में आ गया कि जो है हम लोग को कुछ पॉलिसीज़ नए लेके आने पड़े, इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ गया। गवर्नमेंट वॉज अनेबल टू मेक द रीपेमेंट्स ऑन इट्स बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड। जो इंटरनेशनल उन लोग डेप्ट लेके रखे थे वो हम लोग पे नहीं कर पा रहे थे, और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो भी सफिशिएंट नहीं थे, है ना। तो 14 डेज का जो रिजर्व बस रखा था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, इसीलिए जो है तो हम लोग को बहुत बड़ा जो है पॉलिसी चेंज करना पड़ा, है ना। तो गुड्स के प्राइसेस इसके चक्कर में क्या हो रहे थे, राइज हो रहे थे। इंपोर्ट्स भी जो है हैवी रेट्स पे आ रहे थे। कॉजेस क्या क्या थे, कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक, क्यों हमारे देश में ऐसी कंडीशन आ गई कि हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गए, डेप्ट नहीं चुका पाए। जैसे पाकिस्तान में आज होता है ना, पाकिस्तान को कर्जा लेना पड़ता है, उस समय हमारी ऐसी कंडीशन हो गई थी दोस्तों। तो कंटिन्यू द स्पेंडिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, सरकार ना डेवलपमेंट पे बहुत खर्चा कर रही थी लेकिन एडिशनल रिवेन्यू जनरेट करने का कोई भी सोर्स उनके पास नहीं था। गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट अ सफिशिएंट फंड फ्रॉम द इंटरनल सोर्स सच एज टैक्सेशन। तो लोग पैसा कमा ही नहीं रहे थे, तो टैक्स से कहाँ से पैसा आएगा। तो टैक्स से भी सरकार ने कुछ भी क्या अर्न नहीं कर पाया। Expenditure on areas like social sector and defense did not provide immediate returns, and so there was a need to utilize the rest of the revenue in a highly effective manner, which government failed to do it. तो सोशल सेक्टर, डिफेंस, यहाँ कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा था दोस्तों, अच्छे से रिटर्न्स नहीं आ पा रहे थे। तो फिर पूरा का पूरा जो भी रिवेन्यू सोर्स था पूरा उसको गवर्नमेंट को यूज करना पड़ा। द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट कंपनीज थे उन लोग के भी जो है अच्छे हालत नहीं थे, उनसे इनकम भी नहीं आ रहे थे, सिर्फ खर्चे ही खर्चे हो रहे थे। फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल who was spent on meeting consumption needs to make a repayment on other loan। तो जो लोन हम लोग इंटरनेशनली ले रहे थे वो किसके लिए लिया जा रहा था, रीपेमेंट ऑफ अदर लोन्स, मतलब कि दूसरे जो लोन थे उन्हीं का ही पेमेंट लोन लेके, है ना, लोन लेके पेमेंट कर रहे थे। तो इफेक्ट क्या है दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारा देश में बढ़ चुका था। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि बहुत सारे खर्चे सरकार कर रही थी और रिवेन्यू उसके कम थे। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है ना दोस्तों, उसमें क्या इफेक्ट आया, एडवर्स इफेक्ट आ गया। हम लोग को फॉरेन में पैसा ज़्यादा भेजना पड़ रहा था, इसके कारण आ गया इन्फ्लेशन, राइज इन प्राइजेस, हाई रेट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब कि नोट बहुत सारा छापना पड़ गया। इमरजेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये सब कॉजेस के कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हम लोग आ चुके। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम लोग को लाना पड़ गया। दो तरीके का मेजर होता है, सुधारने का तरीका होता है, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल, है ना। तो स्टेबलाइजेशन में क्या किया जाता है, करेक्ट सम वीकनेसेस, शॉर्ट टर्म रहता है ये, करेक्ट सम वीकनेसेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ब्रिंगिंग द इन्फ्लेशन अंडर द कंट्रोल। बताओ ये जो पॉइंट लिखा हुआ है स्टेबलाइजेशन वाले में, दो कौन से पॉइंट रहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल कर लो और दूसरा जो है इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लो। ये स्टेबलाइजेशन प्रोसेस मेजर्स है, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर जो कि हमारा मेन पॉइंट है, एलपीजी, है ना। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब एलपीजी हुआ, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। किसके लिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए, एम टू इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इन द इंटरनेशनल। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रोसेस था। हमारे देश को लॉन्ग टर्म के लिए जो है एफिशिएंट बनाना था, अब हम लोगों को कर्जे से मुक्त होना था। इसीलिए हम लोग जो है बहुत सारी पॉलिसीज लेके आए जिनको बोला गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है ये सब। पहला नाम है दोस्तों लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन मतलब कि जो रेस्ट्रिक्शन सरकार जो है
बिजनेस पे लगाती थी, जो लाइसेंस सिस्टम चल रहा था, सब के सब लाइसेंस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया लिबरलाइजेशन में, है ना। अब जो है कोई भी अपना नया ब्रांच, कोई भी अपना नया इंडस्ट्री या कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इजीली बढ़ा सकता था विदाउट लाइसेंस। और बहुत सारे 17 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज पे सरकार का ही कंट्रोल था, उसको रिड्यूस कर दिया गया, पहले तो 8 फिर उसके बाद 3 तक की। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन में जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, मतलब कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज थी, वो जो है हम लोग बेच दिए किनको, प्राइवेट सेक्टर्स को। ग्लोबलाइजेशन में इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री इकोनॉमी, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन मतलब कि दुनिया के साथ हम लोग जुड़ गए। अब जो है व्यापार जो है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो अब चालू हो चुका है। तो 3 चीज आया दोस्तों मेनली, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे जो कि मेन पोर्शन भी है चैप्टर का, लिबरलाइजेशन। ये क्या होता है सर, तो अभी बताया आप लोगों को, गवर्नमेंट जो है लाइसेंस वाइसेंस जो बहुत सारा मांगती थी ना, अब वो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो बहुत कंट्रोल करके रखी थी, उसको थोड़ा लिबरल होने की जरूरत है ना, थोड़ा चीजों को आसान करने की जरूरत थी। तो डिफाइन क्या किया गया, लूजनिंग द गवर्नमेंट रेगुलेशन इन अ कंट्री टू अलाउ अ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू ऑपरेट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो लाइसेंस सिस्टम खत्म किया गया ना दोस्तों, तो गवर्नमेंट का राज थोड़ा सा कम होके क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर सब चीज चलाने लगी, है ना। फीचर्स क्या क्या है, टू इंक्रीज द कंपटीशन अमंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखो पहले क्या होता था पता है आप लोगों को, एक कार तक के जो है सरकार बना के देती थी। मारुति जानते हो, मारुति जो है गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन इसके कारण हमको अच्छी क्वालिटी की कार नहीं मिल पाती। लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन बोल रहा हूं, लिबरलाइजेशन हो गया, बहुत सारे सब लोग अब बना सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है हम लोग को बेहतर क्वालिटी की गाड़ियां मिल रही हैं, क्योंकि कंपटीशन बन चुका है, यही चीज बताना चाहता है। इंक्रीज कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री, द इंक्रीज फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ क्या हुआ, अब टेक्नोलॉजी आ रहा है बाहर से, अब पैसा भी आ रहा है। टू डिक्रीज द डेप्ट बर्डन, हमारे देश में जो डेप्ट हो गया था ना, लोन का कर्ज जो है बहुत भारी हो गया था, इसको हम लोग कम कर दिए। टू इनकरेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से क्या हो गया, इनकरेज हो गया, चालू हो गया। टू एक्सपांड द साइज ऑफ द मार्केट, अब जो है मार्केट एक्सपांड होना चालू हो चुका है। ये किसके फीचर्स पढ़े हम लोग दोस्तों, लिबरलाइजेशन के। अब लिबरलाइजेशन के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म हुए, है ना, तो हम लोग एक एक करके सब रिफॉर्म को कवर करेंगे। पहला रिफॉर्म किस पे किया गया दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो इंडस्ट्रीज में क्या क्या रिफॉर्म किया गया, सबसे पहले लाइसेंसिंग सिस्टम, अभी अभी बात किया मैं, पूरा का पूरा लाइसेंसिंग सिस्टम को क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया गया। अब जो है नए आपको कैपेसिटी प्रोडक्शन का बढ़ाना है, आपकी फैक्ट्री को बड़ा करना है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक्सपांशन जो है आप प्रोडक्शन कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है दोस्तों, तो पब्लिक सेक्टर जो है पूरा दबदबा तो गवर्नमेंट का ही था, पब्लिक सेक्टर का ही था, अब वो कम हो गया। पूरे 17 इंडस्ट्री जो रिजर्व थे वो पहले तो 8 हुए, 8 अपने अंडर में रखे इन लोग, फिर उसके बाद उसको 3 कर दिए। 3 ही जो है दोस्तों अब सरकार अपने अंडर पे रखी हुई है, एटॉमिक, रेलवे और डिफेंस। अब तो मेरे हिसाब से रेलवे भी धीरे धीरे जाते जा रहा है। एक्सपांशन आप फ्रीली कर सकते हो। डी रिजर्व, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ रिजर्वेशन थे, उसको क्या कर दिए, रिजर्वेशन को खत्म कर दिए। फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, पहले आप टेक्नोलॉजी नहीं मंगा सकते थे, नहीं, लेकिन अब जो है मशीनरी बाहर से आप मंगा सकते हो। सेकंड रिफॉर्म किसमें किया गया, फाइनेंशियल सेक्टर। सर ये फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इनमें बहुत सारे रिफॉर्म किए और सुधार करने की कोशिश किया। एक रिफॉर्म यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आरबीआई। आरबीआई को ना बहुत सारा कंट्रोल था, उसका भी कंट्रोल थोड़ा कम कर दिए, उसको अब जो है फैसिलिटेटर जो है उसका कम कर दिए। कमर्शियल बैंक को अब आज़ादी मिल चुकी है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट खुद से चॉइस कर सके, प्लस अब उन लोग जो है अब नया ब्रांच खोलना चाहते हैं अगर, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट बैंकर वर अलाउड टू ऑपरेट इन दिस सेक्टर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वर इनकरेज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो अब प्राइवेट बैंकर्स भी आ चुके हैं, पहले इससे पहले प्राइवेट बैंकर्स नहीं थे, है ना। अब तो जानते हो आप लोग, प्राइवेट बहुत सारे बैंक आ चुके हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इसके बाद टैक्स रिफॉर्म, इसी को क्या बोला जाता है, फिस्कल रिफॉर्म, मतलब जो सरकार करती है, टैक्स और गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, वो 2 चीज आती है इसमें, है ना। तो टैक्स रिफॉर्म क्या किया गया, टैक्स को थोड़ा सा कम कर दिया गया। गवर्नमेंट रिफॉर्म, गवर्नमेंट टैक्सेशन पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। देखो यहाँ बताया भी है, फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार जो टैक्स लगाती है पहला चीज, दूसरा सरकार जो खर्चा करती है वो दूसरा चीज, दोनों चीज अगर इसमें आता है तो ये क्या बोला जाता है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या किया गया, टैक्स को क्या कर दिया गया, लोअर कर दिया गया, कम कर दिया गया, है ना। तो रिड्यूस कर दिया गया, सरकार ने टैक्स रिड्यूस कर दिया इस रिफॉर्म में।
फोर्थ पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, बहुत सारे बैरियर्स थे इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सब चीज़ों में दोस्तों, है ना। देखो वहाँ पे क्या रिफॉर्म किया गया, तो रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स, क्या क्या किया, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़, रुपीज़ की वैल्यू ही कम कर दिए गए। रुपीज़ की वैल्यू मतलब कम कर दिए सर, इससे मतलब क्या है, तो अगर रुपीज़ की वैल्यू कम होगी, 60 रुपये का 80 रुपये कर दिए रुपीज़। डीवैल्यूएशन में क्या होता है, हमारे लिए जो 60 रुपये का था ना, $1 60 रुपये देना पड़ता था, अब हमको 80 देना पड़ेगा, हमारा नुकसान है, लेकिन फॉरेनर्स का फायदा है, तो उन लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इसीलिए ये किया गया। अदर मेजर्स, इसमें क्या किया गया, इंपोर्ट लाइसेंस इसको हटा दिया गया, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया गया, एक्सपोर्ट जो है कंप्लीटली, एक्सपोर्ट ड्यूटी तो पूरा का पूरा ही हटा दिया गया। तो ये सब फॉरेन ट्रेड में किया गया। प्राइवेटाइजेशन में आ चुके हैं, लिबरलाइजेशन खत्म करके दोस्तों प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या हुआ देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता क्या है, तो जो भी गवर्नमेंट कंपनी थी उसको जो है बेच दो, तो क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। इट रिफर्स टू गिविंग अ ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, देयर बाय रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट कंपनी गई, गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज, दो तरीके से जा सकता है अपना गवर्नमेंट कंपनी। अभी अभी तो जो एयर इंडिया है वो टाटा ने खरीद लिया, बेचते हैं इन लोग कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनी लॉस मेकिंग होती है, वहाँ के लोग जो है एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं करते, तो ये सब दिक्कत होती है। बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो क्या करेगी सरकार, विड्रॉ कर लेगी अपना ओनरशिप और मैनेजमेंट, तो वो प्राइवेट सेक्टर पे चले जाएगा। जैसे कि रेलवे को भी धीरे धीरे इन लोग कोशिश कर रहे हैं कि चले जाए। बाय मेथड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि जो 51% शेयर थे कंपनी के वो बेच देना, तो फिर दूसरा खरीद लेगा तो प्राइवेट ओनर हो जाएगा। फीचर्स क्या क्या देखो, इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तुरंत बेच के पैसा मिल जाता है, रेस फंड हो जाता है इसमें से, देखो दोनों चीज अच्छा बात लिखा है, पैसा आ जाता है। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब गवर्नमेंट टेंशन नहीं लेती, वो बेच बाच के नक्की वर्कलोड कम हो गया, बताओ ये कोई बात हुई। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, तो एफिशिएंसी बढ़ा देता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, प्राइवेट ठेका दे देने से एफिशिएंसी बढ़ती है, ये बात तो सच है। इट प्रोवाइड्स अ बेटर गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर, अब जो है बेटर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं लोग। इट एनकरेज द हेल्दी कॉम्पिटिशन इन इकोनॉमी, जैसे जैसे सरकारी कंपनियां बंद हो जाएगी कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब जो है ग्लोबलाइजेशन आ चुका है 1991 में दोस्तों, बाहर की दुनिया हमारे देश में कुछ भी सेल कर सकती है, और हम भी अब बाहर की दुनिया में जो है इंडिया से बाहर जो है हम लोग गुड्स खरीद बेच सकते हैं, इसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो बहुत सारे बाहर से हमारे यहाँ इंडिया में पैसा आना चालू हो गया। बोलते हैं कि ऐश्वर्या राय जो अपना मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्सिटी थी ना, वो जानबूझ के जिताया गया था, जो कि उस समय 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो भी थी वो बाहर से यहाँ अपना कब्जा करने आ रही थी। आप लोग को पता ही है हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे घर घर में बैठा हुआ है ना, कोलगेट से लेकर पेप्सोडेंट से लेकर लक्स और जो भी साबुन है, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं हमारे घरों में जो यूज होते हैं, सब और सब ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो इससे कंपटीशन बढ़ गया ना दोस्त, बिल्कुल बढ़ा है। टू हेल्प द इकोनॉमी टू अडॉप्ट अ न्यू एंड फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, तो नए मेथड्स, वहाँ बाहर से लोग आए तो नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन चालू हो गया। इंक्रीज द फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, बाहर से पैसा आ रहा है। अभी भी आप लोग बात कर रहे हो, देखे होगे आप लोग, सुनने में आएगा न्यूज़ कि टेस्ला कंपनी आने वाली है, तो बाहर से पैसा आया, जैसे एप्पल आई तो बाहर से पैसा आया, बाहर से पैसा आएगा तो देश का विकास होगा। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, देखो अगर बाहर से ग्लोबलाइजेशन नहीं आता ना, तो अभी भी हम लोग मारुति 800 चला रहे होते दोस्तों, आज जैगवार मर्सिडीज का जमाना नहीं होता है ना, टाटा का जमाना नहीं रहता। टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग भी डेवलप हो गया। एक्सेलरेट द रेट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दोस्तों अगर हम लोग जो है आज देखो गांव गांव में, आप स्लम एरिया में चले जाओ, आप कोई भी एरिया में चले जाओ, गरीब से गरीब आदमी आज आईफोन चलाता है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है इसीलिए। टू एनहेंस द ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विच इनकरेज द फ्री ट्रेड बिटवीन द नेशंस, आज जो है फ्री ट्रेड चल रहा है बिटवीन द ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, हर एक नेशन के बीच में। आउटसोर्सिंग क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के कारण आया। आउटसोर्सिंग मतलब कि अपना काम किसी और से करवा लेने, जैसे नाइकी करवाती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। नाइकी क्या करती है, उसका कोई भी फैक्ट्री नहीं है, जूते का एक भी फैक्ट्री नहीं है, वो दूसरे कंपनी से बनवाती है। तो लिखा क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम एक्टिविटीज विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे जो है एडिटिंग होके जो वीडियोस आते हैं ये हम आउटसोर्स करवा लेते हैं, क्योंकि खुद से मैं हर चीज़ नहीं कर सकता हूं दोस्तों, इसीलिए जो है हम लोग क्या करा लेते हैं, यहाँ पे आउटसोर्स करा लेते हैं।
तो क्या बेनिफिट हुआ ये सब रिफॉर्म का, फिर से हम लोग देखते हैं क्या क्या हुआ। तो क्राइसिस आया हमारे देश में, अच्छे से गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, बहुत सारा चीज़ था वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है क्राइसिस आने के बाद जो है रिफॉर्म आया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसमें जो है क्या क्या फायदा हुआ, बेनिफिट क्या हुआ। सर्विस सेक्टर विटनेसेस द फिनोमिनल ग्रोथ। सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जो है हमारा बहुत इंक्रीज हो चुका है। आज के डेट की बात बता रहा है। द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड एंड रैपिड इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भयानक पैसा आया, बहुत सारा पैसा आया बाहर से। और जो 14 डेज की हम लोग की तकलीफ थी ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसा आ गया, तो कोई तकलीफ रहा ही नहीं। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम, देखो $6 बिलियन से लेकर हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, $304 बिलियन तक। इंडिया इज सीन एन सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर। तो आईटी सॉफ्टवेयर में तो आप लोगों को पता ही है, टेक्सटाइल में भी जो है हमारा जलवा है। अब फेलियर्स क्या हुआ, अच्छा, राइजिंग प्राइजेस हैव आल्सो बीन केप्ट अंडर द कंट्रोल। तो जो प्राइस राइज हो रहा था वो कम हुआ। फेलियर क्या क्या रहा, तो नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, तो गया, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया गया। इंडस्ट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। अनइवन ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, अनइवन मतलब कोई सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, कोई नहीं कर पाया। लेस एम्प्लॉयमेंट, देखो ग्रोथ तो हुआ लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, लोगों को काम नहीं मिला, इसीलिए हमारा देश और गरीबी में आ चुके हैं हमारे लोग, है ना। फेलियर ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो किए ना इन लोग, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनीज जो बेच दिए, वो जो है फेल हो गया पूरा। फिस्कल पॉलिसी भी फेल हो गया बोलता है ना। और कॉन्सेंट्रेशन ऑन ग्रोथ प्रोसेस। इसी के साथ दोस्तों हम लोग आ चुके हैं डीमोनेटाइजेशन। आप लोगों को पता है नोटबंदी हुआ, बहुत सारी लाइनें लगी, लोग जो है 200 और 500 के नोट जो है 500 और 1000 के नोट जो है बंद हो गए, और बहुत हालत गंभीर हो गई। 2000 के नोट आ गए थे, कई लोग बताए कि चिप विप है ना, उसमें कुछ मंगलयान वाला चिप लगा हुआ है ऊपर से, देखो, तो ये सब फेक न्यूज़ चलाया गया उस समय। तो डीमोनेटाइजेशन देख लेते हैं होता क्या है। तो कुछ नहीं होता है, करेंसी विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉ ऑफ एग्जिस्टिंग करेंसी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करेंसी इन इट्स प्लेस। बहुत इजी आप लोग लिख पाओगे, विड्रॉ कर लिए पुराना वाला और लगा दिए नया वाला, ठीक है। इंडिया फेस्ड इन इट्स फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन कब आया था, पहला वाला 1946, दूसरा वाला 1978 और थर्ड वाला 2016 में। कब हुआ सर, ये नरेंद्र मोदी जी ने बैन किया 500 के नोट्स और 1000 के नोट्स विद द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ, ये हुआ था 8 नवंबर 2016, है ना, ठीक है। सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या था, का ब्लैक मनी हटा देंगे। तो ब्लैक मनी दोस्तों, कोशिश वहां पे हमारी थी ब्लैक मनी हटाने की। अंडरटेकन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को कम करने की, और स्टॉप फ्लो ऑफ इलीगल एक्टिविटीज को बंद करने की, और कैशलेस सोसाइटी। तो मेरे को लगता है कि हम लोग इस पॉइंट पे तो काम कर पाए, बाकी का मुझे पता नहीं है। कैशलेस सोसाइटी तो हमारा देश बन रहा है। तो जीएसटी में बात करते हैं दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप लोगों को पता है किस पे लगता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो जो हमारे देश के अंदर में बिक रहे हैं उन सब गुड्स एंड सर्विसेज में क्या लगता है, जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। इट इज पेड बाय द कंज्यूमर बट इट रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पे कौन करता है, कस्टमर पे करता है, लेकिन ये जाता किसके पास है, गवर्नमेंट के पास चले जाता है, ठीक है। According to Article 366 subsection 12A, GST means any tax on the supply of goods and, देखो किस पे लगता है ये, supply of goods and services, और both except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption। देखो अल्कोहलिक लीकर में जीएसटी नहीं लगता, वहां पे वैट लगता है, स्टेट वाले अपने अंडर पे रखे हुए हैं क्योंकि ये बहुत पैसा कमा के देता है इसीलिए। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या था, देखो बहुत सारे 17 से 18 टैक्स, अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे। सरकार क्या चाहती थी, सब एक ही टैक्स बन जाए। तो देखो क्या लिखा है, यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट्स एंड ऑटोमेटेड, सबका अलग अलग टैक्स रेट था। अब जो है सिर्फ कुछ टैक्स रेट याद कर लो इसके, 5%, 12%, 18%, है ना, और 28%। टू इंश्योर द अवेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जो आप लोग को पता होगा कि जब परचेज करते हैं तो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। टू हार्मोनाइज द टैक्स बेस्ड लॉज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर अक्रॉस द कंट्री। अब जो है बहुत सारे टैक्सेस कितना एक बिजनेसमैन झेलेगा भाई, तो हार्मोनाइज मतलब कि एक कर दिया गया, तो सबके लिए अच्छा हो गया। टू सिंप्लीफाई द टैक्स रिजिम, बहुत सिंपल कर दिया गया। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है मेरे लिए। कमेंट करके दोस्तों कुछ तो बताओ मेरे को, कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है ना, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलते रहे दोस्तों। और ये सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर डेली ये कवर करते जाएंगे और इसी को जो है इसको चैप्टर को रीड कर लो एक बार घर जाके, और जो है उसके एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, फिर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो माँ कसम आप लोग
पूरा सामने वाले को फोड़ दोगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग जो है अकाउंट्स वाले वन शॉट में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी आज वन शॉट आएगा, तो उसको भी देख लेना। देखना करना क्या आपको, जो चैनल में चले जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे मिलेगा आपको मिशन 90% सीरीज CBSE बोर्ड। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।